हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शुष्क कृषि। किसे कहते हैं शुष्क कृषि? सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे कि इस शुष्क कृषि का मतलब क्या होता है। तो देखो, शुष्क कृषि शब्द से ही पता चल रहा है कि जहां पर यानी जो क्षेत्र है वहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, वहां पानी की समस्या होती है। उसको अपन क्या, और उस पानी की समस्या के चलते वहां जो खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं? शुष्क कृषि। और दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र, शुष्क भी हो गया और अर्ध शुष्क क्षेत्र भी हो गया। वहां जहां शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र, जहां पर वाष्पीकरण तो क्या होता है? ज्यादा होता है, लेकिन प्राप्त जो जल होता है वो कम होता है। यानी प्राप्त जल अपने को किन से प्राप्त होता है? जैसे वर्षा है, सिंचाई है, ये क्या होता है? प्राप्त जल। ओस है, ओले हैं, इनसे जो अपने को प्राप्त होता है जल, उसकी मात्रा तो कम हो गई और वाष्पीकरण की मात्रा ज्यादा हो गई। तो उसको अपन ने क्या कह दिया? शुष्क क्षेत्र कह दिया, शुष्क कृषि कह दिया। तो ये यहां पर अपन डेफिनेशन देखते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां पर वाष्पीकरण प्राप्त जल से अधिक होता है, वहां पर जो कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाएगा? शुष्क कृषि कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में अपन ने क्या कहा कि जहां फसल उत्पादन के लिए पानी की मुख्य समस्या है, पानी की मुख्य समस्या है, वहां बिना सिंचाई की खेती क्या कहलाती है? शुष्क कृषि कहलाती है। आया समझ में? शुष्क कृषि होता क्या है, ये चीज आपके समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अब अपने भारत में देखो, शुष्क कृषि के लिए एक शब्द अपन यूज में ले सकते हैं, बारानी। क्या शब्द यूज में ले सकते हैं? बारानी। तो यहां पर अपने को ध्यान ही रखना होता है कि भारत में जो भी आपका शुष्क कृषि है या बारानी जो क्षेत्र है वो कितना है, ये चीज आपको पूछा जाता है। कितना परसेंट एरिया भारत में बारानी के अंतर्गत आता है, शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है। तो भारत में जो आपके टोटल जो कृषि का एरिया है, कुल जो भी आपका कृषि का क्षेत्र है, उस कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 58% एरिया किसके अंतर्गत आता है? बारानी या ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत आता है। यही कंडीशन अपने राजस्थान में देखते हैं। अब बात करते हैं अपने राजस्थान की। तो जो राजस्थान है उसका जो टोटल कृषि का एरिया है, उस कृषि के एरिया का लगभग 70% क्या है? आपके ड्राई फार्मिंग या शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है, यानी बारानी खेती के अंतर्गत आता है। यहां एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत का जो कुल कृषि का जो आपने देखा कि भारत शुष्क कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना? 58%। यहां से अपने को कितना परसेंट उत्पादन प्राप्त होता है? 40% उत्पादन प्राप्त होता है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखनी है कि आपके शुष्क कृषि के अंतर्गत जो भी 58% एरिया आता है, वहां से अपने को प्रोडक्शन कितना मिलता है? तो वो प्रोडक्शन अपने को मिलता है 40%। ठीक है, चलो अब देखो आगे। अब आगे देखते हैं अपन, यानी वर्षा देख लेते हैं। तो देखो, राजस्थान में कुल वार्षिक वर्षा कितनी होती है? कुल वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो टोटल जो यानी एक वर्ष में राजस्थान में लगभग 575 सेंटीमीटर भी आपको पूछा जा सकता है, तो वहां बता दोगे आप 57.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
यानी राजस्थान में कुल वार्षिक वर्षा होती है 575 mm या 57.5 सेंटीमीटर। और यदि बात की जाए किसकी, भारत की, तो आपको भारत में बताना है यानी आपके कितना 1190 mm, यानी लगभग आपके 1200 mm वार्षिक वर्षा होती है। चलो फिर बात करते हैं, यानी अब बात करते हैं अपने शुष्क कृषि के सिद्धांतों की। अपन की शुष्क कृषि कैसे करें, कौन कौन से सिद्धांतों को अपन ध्यान रखें और उन सिद्धांतों को ध्यान रखते हुए अपन क्या करें, शुष्क कृषि करें। तो यहां पर अपन पढ़ लेते हैं शुष्क कृषि के सिद्धांत। शुष्क कृषि के सिद्धांत, और सिद्धांतों के अंतर्गत पहला सिद्धांत मैं बता रहा हूं, नमी संरक्षण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, नमी संरक्षण का सिद्धांत। हालांकि इससे पहले एक चीज और मैं बताना भूल गया था, पहले वो चीज आप देखते हैं। ये चलो मैं थोड़ा सा रिवर्स से एक बार चलता हूं और ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो शुष्क जो कृषि होती है वो 3 प्रकार की होती है, ये चीज आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। शुष्क कृषि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर देख लो। एक यानी अपन कहते हैं ड्राई फार्मिंग, जिसको अपन ने डायरेक्ट ही बोल दिया शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग, जिसको अपन ने क्या कहा, शुष्क कृषि। उसके बाद में दूसरा शब्द अपने पास में आया ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग। देखो कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ये ड्राई, ये यहाँ पर ड्राई है, फार्मिंग यहाँ पर ये शब्द है। इसमें जुड़ा क्या है, लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है, भूमि। तो यहाँ पर अपने पास में शब्द क्या आया, शुष्क भूमि खेती। अपने पास में क्या शब्द आ गया, शुष्क भूमि खेती। और उसके बाद में अपने पास में तीसरा जो शब्द आता है वो आता है रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग का मतलब क्या होता है, यानी वर्षा पोषित, वर्षा पोषित खेती, वर्षा पोषित खेती। इसको आपको कैसे समझना है, ये देखो। अब इनको भी अपने को पढ़ना है कि शुष्क खेती किसे कहेंगे, शुष्क भूमि खेती किसे कहेंगे, और आपका जो रेन फेड होता है, वर्षा पोषित होता है, वो किसे कहेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जहां पर लेस देन 750 mm, मतलब जहां पर जो वार्षिक वर्षा है वो 750 mm से कम होती है, उसको अपन क्या कहेंगे, ड्राई फार्मिंग कहेंगे। फिर आता है ड्राई लैंड फार्मिंग, यानी 750 से 1150 mm वार्षिक वर्षा जहां पर होती है उसको अपन वहां पर कौन सी खेती करते हैं, शुष्क भूमि खेती करते हैं। और उसके बाद में तीसरा अपन ने देखा रेन फेड फार्मिंग, यानी जहां पर 1150 mm से ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है वहां पर कौन सी खेती की जाती है, आपके रेन फेड फार्मिंग या वर्षा पोषित खेती की जाती है। फिर बात करते हैं इसके अंतर्गत, आपको अपन ये चीज भी बता देता हूं मैं कि यहाँ पर जो भी फसल की अवधि होती है वो कितनी दी होती है। तो देखो जो ड्राई फार्मिंग होती है वहां पर लगभग 60 से 75 दिन फसल की अवधि होती है। जो फसल की अवधि होती है वो कितनी होती है, 60 से 75 दिन की होती है, यानी कंप्लीट जो फसल है वो 60 से 75 दिन में कंप्लीट पककर तैयार हो जाती है। फिर आता है ड्राई लैंड फार्मिंग, यानी यहां पर बात करेंगे 75 से 120 दिन, यानी जो आपके जहां पर आप ड्राई लैंड फार्मिंग करते हो वहां पर जो फसल की अवधि होती है वो होती है 75 से 120 दिन। और फिर कहते हैं रेन फेड फार्मिंग, जहां पर यानी वर्षा दिनों की जो रेन फेड फार्मिंग होता है वहां पर जो फसल की अवधि होती है उसकी जो यानी होता है वो होता है 120 दिन से अधिक। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं अपने सिद्धांत। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप देख लेना। अब बात करते हैं अपन अपने सिद्धांतों की। तो सिद्धांतों के अंतर्गत सबसे पहला जो सिद्धांत है वो मैं ले रहा हूं आपके नमी संरक्षण का सिद्धांत। और नमी संरक्षण के सिद्धांत में भी
यानी नमी संरक्षण का मतलब यानी अपने को क्या करना है, नमी को स्टोरेज रखना है। अब वो मृदा में नमी को स्टोरेज कैसे रखें, तो वहां पर अपन कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे। तो सबसे पहले जो ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना। मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना। अब मृदा की जल धारण क्षमता कैसे बढ़ाओगे, तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक 3 वर्ष में, आपको प्रत्येक 3 वर्ष में क्या करना है, आपको कार्बनिक खाद डालनी है। और वो कितनी डालनी है, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर डालनी है। प्रत्येक 3 वर्ष में 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर कार्बनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद बोल दो, कार्बनिक खाद बोल दो, बात एक ही है, ठीक है, का प्रयोग करना चाहिए। और इसके प्रयोग से अपन क्या कर सकते हैं, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ा सकते हैं। फिर आता है नंबर दूसरा पॉइंट, यानी इसी नमी संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, यानी नंबर 2 पे लेते हैं अपन मल्चिंग या पलवार का प्रयोग। मल्चिंग या पलवार का प्रयोग। मैं पिछली क्लासों में ये बता चुका कि मल्चिंग या पलवार क्या होता है। मैंने आपको यानी खरपतवार नियंत्रण में अच्छे से समझा दिया था कि मल्चिंग का मतलब तो होता क्या है। यानी किसी जो आपकी मृदा सतह होती है, इस मृदा सतह को आप किसी चीज के द्वारा, घास फूस भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकती है, आपके मृदा भी हो सकती है, उसके द्वारा अपन क्या करेंगे, ढकें, उसको अपन क्या कहते हैं, मल्चिंग या पलवार कहते हैं। आ गया समझ में। और मल्चिंग या पलवार के कारण क्या होता है, जो मृदा की नमी होती है वो बनी रहती है, यानी पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है। तो नेक्स्ट इसमें अपन ने देखा मल्चिंग या पलवार का प्रयोग। अब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखना है, मैंने सारी चीज आपको बता दी कि आप यहाँ पर घास फूस का प्रयोग भी कर सकते हो, यहाँ पर प्लास्टिक का प्रयोग भी कर सकते हो, और आप यहाँ पर मिट्टी का यानी धूल का प्रयोग भी कर सकते हो। तो यदि अपन क्या करेंगे, अपने जो भी यानी आपके मेड है, जो भी पंक्ति है, उसके ऊपर आप 5 सेंटीमीटर मोटी क्या कर देते हो, मिट्टी की परत बना देते हो। तो वहां पर उसको अपन कहते हैं यानी धूल पलवार। क्या कहते हैं, धूल पलवार। तो यहां मैं लिख रहा हूं मृदा की मोटी परत, मृदा की मोटी परत। और मृदा की यदि मोटी परत बनाओगे तो उसको कहा जाएगा डस्ट मल्चिंग या धूल पलवार। क्या कहा जाता है, धूल पलवार या डस्ट मल्चिंग। चलो नेक्स्ट आता है नंबर तीसरा सिद्धांत। और तीसरे सिद्धांत के अनुसार देखते हैं वाष्पोत्सर्जन को कम करना। वाष्पोत्सर्जन को कम करना यानी अपने जो पत्तियां, पौधे की पत्तियां हैं, पौधा है, उस पौधे में क्या होता है, पत्तियों के माध्यम से जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। यानी पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, और रंध्रों के द्वारा सबसे ज्यादा जल का नुकसान होता है। तो अपने को क्या करना है, वाष्पोत्सर्जन को रोकना है। अब वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले यानी कवर क्रॉप आप काम में लो, ठीक है। सॉरी, आप ये मल्चिंग में आप किसका प्रयोग, कवर क्रॉप का भी प्रयोग कर सकते हो, हालांकि किसी में भी आ सकता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कवर क्रॉप। कवर क्रॉप होता क्या है, क्या होता है कवर क्रॉप, यानी मृदा सतह को ढकने वाली, ये इसके अंतर्गत आ सकता है, मल्चिंग या पलवार के अंतर्गत। ये अभी बता रहा हूं थोड़ी सी देर में। यानी आपका कवर क्रॉप के अंतर्गत क्या किस यानी कहां ले सकते हो, मल्चिंग या पलवार के रूप में ले सकते हो। तो यहां पर अपन काम में लेते हैं मूंग चमला, यानी मृदा सतह को क्या कर लेती है, ढक लेती है और वाष्पीकरण को रोक देती है। अब बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन को कम करना। तो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए सबसे पहले मैं काम में ले रहा हूं यानी आपके जो रंध्र होते हैं, उन रंध्रों को बंद करने वाले पदार्थ, रंध्रों को बंद करने वाले पदार्थ। रंध्रों को बंद करने वाले पदार्थ, यानी पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र, और लगभग जो वात रंध्र होते हैं, रंध्रों के माध्यम से 80% जल की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो यहाँ पर अपन काम में लेते हैं यानी रंध्रों को बंद करने के लिए नंबर 1 PMA, जिसका पूरा नाम है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड,
फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। इसके रूप में दूसरा अपन पदार्थ काम में ले सकते हैं एट्राजीन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे ही ऐसे मान लेना। सुपरवाइजर 2018 का एग्जाम था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि रंध्रों को बंद करने वाले पदार्थों के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, और वहां पर ऑप्शन दिया था एट्राजीन का। तो याद रखना, यानी रंध्रों को बंद करने के लिए अपन काम में लेते हैं पीएमए एट्राजीन। इसके अलावा अपन CO2 काम में ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड काम में ले सकते हैं। और जो अपना ABA होता है हार्मोन, यानी ABAFसिक एसिड, इसका प्रयोग भी अपन रंध्रों को बंद करने के लिए काम में ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट काम में ले रहा हूं मैं परावर्तित पदार्थ। परावर्तित पदार्थ, परावर्तन क्या होता है, यानी जो सूर्य की किरणें हैं उनको परावर्तित कर दें, उनके रूप में अपन कौन कौन से पदार्थ काम में लेते हैं। तो यहां पर अपन काम में लेते हैं केओलिन। क्या काम में लेते हैं, केओलिन। और दूसरा काम में लेते हैं सिलाइट। दूसरा अपन ने काम में लिया सिलाइट, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, वृद्धि को रोकने वाले, यानी जो भी आपकी पत्तियां हैं उन पत्तियों की वृद्धि को रोक दे। और वृद्धि को रोक के क्या करें, यानी वाष्पोत्सर्जन को कम करें। तो वृद्धि को रोकने के लिए काम में लेते हैं साइकोसेल। वृद्धि को रोकने के लिए साइकोसेल। यहां पर CCC भी लिख सकते हो, हालांकि मैं आपको ये CCC एक जगह और पढ़ाऊंगा, जहां यानी कॉटन की क्रॉप में जहां पर है, यानी कमेटी है आपके कॉटन की, तो वो आपको वहां पढ़नी है। एक कमेटी बनी थी कपास के लिए जहां पर CCC आता है। तो यहाँ पर CCC का मतलब है साइकोसेल, और साइकोसेल का प्रयोग अपन किसके लिए करते हैं, वृद्धि को रोकने के लिए करते हैं। इसके बाद आता है परत चढ़ाने वाले, यानी आपकी जो पौधे की पत्तियां होती हैं उन पौधों की पत्तियों के ऊपर किसी चीज की परत चढ़ा दो और वाष्पोत्सर्जन को रोक दो। और इसके रूप में परत चढ़ाने के रूप में आप मोबेलीफ का प्रयोग कर सकते हो। साथ में सिलिकॉन का प्रयोग कर सकते हो। सिलिकॉन के साथ साथ में आप यानी वैक्स का प्रयोग कर सकते हो। और वैक्स के साथ साथ आप किसका प्रयोग कर सकते हो, हेक्साडेकेनॉल का प्रयोग कर सकते हो। हेक्साडेकेनॉल का प्रयोग आप कर सकते हो। तो ये सारे के सारे पदार्थ अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, चारों लाइन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखना है। यानी इनका प्रयोग अपन किसके लिए करते हैं, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए करते हैं। चलो पहला सिद्धांत कौन सा पढ़ा, नमी संरक्षण सिद्धांत पढ़ लिया। अब आते हैं दूसरा सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत अपन देख लेते हैं कौन सा, यानी फसल प्रबंधन का सिद्धांत। नंबर 2 सिद्धांत फसल प्रबंधन का सिद्धांत। यानी आपको फसल का प्रबंध करना है, यानी कैसे क्या करना है। फसल प्रबंधन के अनुसार आप क्या करोगे, यानी उसमें आप फसलों का चयन करोगे, किस्मों का चयन करोगे। तो आपको जैसे भाई शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र में ऐसा तो है नहीं कि आप धान उगा सकते हो, वहां अपन क्या कर सकते हैं, बाजरा उगा सकते हैं, वहां अपन क्या कर सकते हैं, यानी सरसों उगा सकते हैं। तो आपको कौन कौन सी फसलें उगानी है, कौन कौन सी फसलों की किस्में उगानी है। भाई फसल विशेष की भी कुछ किस्में ऐसी होती है जो क्या होता है, शुष्क क्षेत्रों में अच्छे से उग जाती हैं। तो आपको यहाँ देखना है, यानी फसल प्रबंधन का सिद्धांत। और इसके अंतर्गत मैं पहला ले रहा हूं कौन सा, यानी फसलों का चुनाव। फसलों का चुनाव। अब फसलों के चुनाव के अंतर्गत देखो, आप खाद्यान्न में से कौन कौन सी उगा सकते हो। तो अपन खाद्यान्न जो फसलें होती है, गेहूं, जो बाजरा, ज्वार, मक्का या धान, इनमें से अपन क्या कर सकते हैं, शुष्क क्षेत्रों में ज्वार बाजरा उगा सकते हैं, आसानी से उगा सकते हैं ज्वार बाजरा। फिर बात करते हैं दलहनी फसलें।
दलहनी फसलों के अंतर्गत अपने जो मूंग होता है, मोट होता है, ये मूंग मोट अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। और इसी प्रकार अपन तिलहनी क्रॉप्स की बात करें तो तिलहनी क्रॉप्स के अंतर्गत यानी जो सरसों है, सूरजमुखी है, सरसों, सूरजमुखी, तारामीरा, या अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से उगा सकते हैं। ठीक है, तो यह अपने कौन सा सिद्धांत यानी क्या देखा, आपके फसल का यानी चुनाव देख लिया या चयन देख लिया। चलो इसके बाद में अपने पास आता है यानी फसल प्रबंधन के सिद्धांत में दूसरा पॉइंट देखते हैं, किस्मों का चुनाव। यह आपके काम करेगी, देखो आपकी खूब सारी आपको वैरायटियां भी याद हो जाएगी, क्योंकि आपको किस्में याद तो करनी है फसलों के अंतर्गत। और फसलों के अंतर्गत यदि आपने शुष्क कृषि की यदि किस्में याद कर ली तो आपके लगभग जो किस्में हुए हैं उनका आपका काम हो जाता है। तो अपन देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, किस्मों का चुनाव। किस्मों का चुनाव सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां पर बाजरा। कौन सी फसल ले रहा हूं, बाजरा। बाजरे के आप शुष्क क्षेत्रों के लिए कौन कौन सी किस्में बो सकते हो, तो यहाँ पर देखो आप WCC75 जो किस्म है उसको बो सकते हो। फिर अब बात करें अपने जो MH169 है वो आप बो सकते हो। फिर बात करें MH179 है वो अपन आसानी से उगा सकते हैं। और उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं RCB2, इसको भी अपन आसानी से उगा सकते हैं। चलो फिर आता है जवार। कौन सी क्रॉप देखते हैं, जवार। जवार के लिए आपको ध्यान रखना है CSH6, CSH9, FPV96, कौन सी, FPV96, और इसके अलावा CSH14 भी आप आसानी से उगा सकते हो। तो ड्राई फार्मिंग के लिए जवार की वैरायटी अपने पड़ी CSH6, CSH9, CSH14, FPV96। चलो आगे देखो, आगे देखते हैं गेहूं की क्रॉप। कौन सी देख रहे हैं, गेहूं की क्रॉप देख रहे हैं। गेहूं की एक आपके वैरायटी आती है राज 3077, राजस्थान की सबसे बेस्ट वैरायटी प्रेजेंट की, यानी राज 3077। इसके अलावा आप क्या है, लोक 1, कौन सी वैरायटी, लोक 1। इसके अलावा मुक्ता, इसके अलावा D134, ये वैरायटियां आसानी से उगा सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट लेते हैं जो। कौन सी क्रॉप ले रहे हैं, जो। जो के लिए देखिए पहली वैरायटी में बता रहा हूं RD31, यानी RD31 आप आसानी से उगा सकते हो। फिर बात कर लेते हैं यानी आपके नेक्स्ट जो वैरायटी है RD2660। कौन सी, RD2660। और उसके अलावा 2624, यानी नेक्स्ट वैरायटी पर देख सकते हैं RD2624 भी आसानी से उगा सकते हैं। तो आपके RD31, RD2660, RD2624 ये जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटियां हैं। इसके बाद आता है गंवार। ठीक है, गंवार के अपने राजस्थान यानी शुष्क क्षेत्रों के लिए कौन सी वैरायटियां आती हैं उपयुक्त, तो यहाँ आपको याद रखना दुर्गापुरा जय। पहली वैरायटी अपन ने कौन सी देखी, दुर्गापुरा जय। दूसरी अपन ने देखी दुर्गापुरा सफेद, दुर्गापुरा सफेद। फिर अपन ने देखी नेक्स्ट वैरायटी के रूप में RGC 936। कौन सी वैरायटी देख ली, RGC 936। और उसके बाद में देख लिया RGC 1003। ये शुष्क क्षेत्रों के लिए अपन उगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं सरसों। कौन सी क्रॉप देखते हैं, सरसों। सरसों के लिए आपको याद रखना है पूसा जय किसान।
बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी राजस्थान के लिए। पूसा जय किसान, जिसका दूसरा नाम है बायो 902। दूसरा नाम क्या है? बायो 902। इसके अलावा आप यहाँ पूषा बोल्ड उगा सकते हो। पूषा बोल्ड के अलावा ये अरावली उगा सकते हो आसानी से, यानी आपके ड्राई फार्मिंग के लिए अरावली बेस्ट है। इसके अलावा आपके दुर्गामणि भी वैरायटी आपके लिए शुष्क क्षेत्रों के लिए बहुत बेस्ट है। चलो सरसों के बाद में नेक्स्ट क्रॉप के रूप में देख लेते हैं कौन सी? तिल, यानी आपके क्रॉप देखते हैं तिल। तिल के लिए आपके ड्राई फार्मिंग में TC25 वैरायटी मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर इसके अलावा RT46 वैरायटी मोस्ट इंपोर्टेंट, RT346 भी मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी शुष्क क्षेत्रों के लिए मानी जाती हैं। और एक वैरायटी और याद रखो तो रख सकते हो RT127। कौन सी वैरायटी? RT127। ठीक है। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्रॉप के रूप में मक्का। मक्का के लिए नंबर 1 आप ध्यान रख सकते हो माही कंचन, बहुत इंपोर्टेंट वैरायटी है दोस्तों। कौन सी वैरायटी? माही कंचन। माही कंचन के अलावा संकुल अगेती 76 आसानी से उगा सकते हो। कौन से? संकुल अगेती 76। और इसके अलावा PM3 वैरायटी भी आप आसानी से यहां पर उगा सकते हो। ठीक है। चलो फिर देखते हैं मोठ। रिटर्न करते जाना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां नहीं समझ में आए वहां आप कमेंट्स के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हो। नेक्स्ट बता रहा हूं मैं मोठ। मोठ की नंबर 1 जड़िया, नंबर 2 ज्वाला, जो नेट से विकसित है, दोनों वैरायटी है दोस्तों। फिर है RMO 40। कौन सी वैरायटी? RMO 40। और इसके अलावा ICPMO 880 वैरायटी आप आसानी से उगा सकते हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं उड़द। कौन सी क्रॉप पर? उड़द, यानी उड़द की आप कौन कौन सी वैरायटी उगा सकते हो। तो उड़द के लिए आप पहली वैरायटी मोस्ट इंपोर्टेंट T9, दूसरी वैरायटी आपके बरखा, और इसके अलावा आप तीसरी वैरायटी के रूप में याद रखोगे पांतयु 31। कौन सी? पांतयु 31। फिर आते हैं उड़द के बाद में नेक्स्ट ले लेते हैं मूंग की क्रॉप। कौन सी लेते हैं? मूंग की क्रॉप। मूंग की क्रॉप के लिए आप ध्यान रखोगे मोस्ट वैरायटी K851। कौन सी याद रखोगे? K851। फिर आता है पूषा बैसाखी। पूषा बैसाखी, और पूषा बैसाखी के अलावा RMG 62, ये वैरायटी आपके मूंग के लिए बेस्ट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं चना। कौन सा देखते हैं? चना। चने के लिए आप याद रख सकते हो नंबर 1 RS10, नंबर दूसरी वैरायटी आप याद रखोगे RS11, नंबर तीसरी वैरायटी आप याद रख सकते हो दोहा येलो। ये वैरायटी आपके क्या है? ड्राई फार्मिंग्स के लिए बेस्ट मानी जाती है। चल चने के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्रॉप के रूप में मूंगफली। कौन सी क्रॉप? मूंगफली। मूंगफली के लिए आप याद रखोगे नंबर 1 पे AK1224, AK1224, दूसरी याद रखोगे आप JL24, तीसरी याद रखोगे TG39, यानी AK1224, JL24 और TG39 वैरायटी आपके किसके लिए काम में ली जाती हैं? ड्राई फार्मिंग के लिए काम में ली जाती हैं। नेक्स्ट देखो अरंडी। अरंडी की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी एक ही है, अरुणा।
अरुणा वैरायटी अरंडी की है, वो अरुणा वैरायटी सरसों की है, लेकिन ड्राई फार्मिंग के लिए अपन काम में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, जरूरी नहीं है। हालांकि मोस्टली राजस्थान के लिए सारी वैरायटियां हैं। अरंडी के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्रॉप के रूप में सूरजमुखी। कौन सी देख रहे हैं? सूरजमुखी। और सूरजमुखी की जो वैरायटी है वो अपन आसानी से कौन सी यानी ड्राई फार्मिंग में कौन सी काम में ले सकते हैं? मॉडर्न। कौन सी वैरायटी काम में लोगे? मॉडर्न। ठीक है। नेक्स्ट क्रॉप के रूप में देखते हैं सोयाबीन। सोयाबीन सोयाबीन के लिए पहली वैरायटी आप याद रखोगे NRC 37। कौन सी वैरायटी याद रखोगे? NRC 37। NRC 37 के अलावा आप याद रखोगे JS 335। कौन सी? JS 335 वैरायटी आप किसके लिए याद रखोगे? शुष्क क्षेत्रों के लिए याद रखोगे। फिर आता है चौला, जिसको अपन लोबिया भी कहते हैं। चौला या लोबिया। चौला या लोबिया की वैरायटी, पहली वैरायटी C152, मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी। इसके अलावा C110, ये दोनों वैरायटियां बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटियां हैं। और नेक्स्ट देखते हैं तारामीरा। नेक्स्ट क्रॉप के रूप में अपन ने देखा तारामीरा। तारामीरा की वैरायटी आपके पास आएगी T27। कौन सी आ जाएगी? T27। तो ये सारी की सारी वैरायटियां अपने जिस फसल की भी पड़ी वो सारी कहाँ काम में ली जाती हैं? ड्राई फार्मिंग में काम में ली जाती हैं। ऐसे मान के चलना कि यदि आपको ये वैरायटियां याद हो गई, आपके लगभग, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, आपका लगभग आधा जो भी आपके फसलें हैं उनमें किस्मों का काम हो गया। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये अपना दूसरा सिद्धांत चल रहा था, यानी उस सिद्धांत का फसल प्रबंधन का अपने देखा था दूसरा पॉइंट, किस्मों का चुनाव। यानी पहला देखा था कौन सा? आपका यानी फसल का चुनाव। दूसरा अपन ने देखा किस्मों का चुनाव। इसके बाद में तीसरा पॉइंट लेते हैं बीज दर। तीसरा पॉइंट कौन सा ले रहे हैं? बीज दर। अब यहां पर आपको क्या करना है? बहुत सोचना है, समझना है। मैं एक चीज लिख रहा हूं बीज दर, और साथ ही नंबर 4 पे लिख रहा हूं मैं पौधों की संख्या। दोनों को अल्टरनेट समझना है आपको। पौधों की संख्या। देखो बीज दर, यहां पर अपन क्या करेंगे? जो भी ड्राई फार्मिंग होते हैं उन ड्राई फार्मिंग में अपन क्या करते हैं? बीज की मात्रा सामान्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा रखते हैं, और जो पौधों की संख्या होती है वो सामान्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम रखते हैं। दो चीज आपको समझाई मैंने अभी। नंबर 1, बीज दर। शुष्क क्षेत्रों में पूरे बीज का अंकुरण नहीं होता है, जिसके कारण बीज की मात्रा तो क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। और फिर बात आती है पौधों की संख्या, यानी वाष्पोत्सर्जन वो ज्यादा होता है, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? पौधों की संख्या घटा देते हैं। तो बीज दर सामान्य से क्या रखोगे? ज्यादा रखोगे। तो सामान्य से कितनी रखोगे? यहां आपको बताना है 10 से 15% अधिक। क्या देखा अपन ने? यानी जो बीज दर है वो सामान्य से 10 से 15% अधिक रख रहे हो, लेकिन पौधों की संख्या इसका उल्टा हो जाएगा, यानी सामान्य से 10 से 15% कम। यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है दोस्तों। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि शुष्क क्षेत्रों में बीज दर सामान्य से रखते हैं कितनी परसेंट ज्यादा? तो 10 से 15% ज्यादा रखते हैं। और जो पौधों की संख्या होती है वो क्या करते हैं? अपन कम रखते हैं। कितनी? यानी 10 से 15% कम रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं 5वां, और यहाँ अपन ले लेते हैं सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। अपने को क्या करना है? यानी जो भी आपकी फसल के बीज है बुआई से पहले उनको उपचारित करना है। और उपचारित करने का जो तरीका होता है वो होता है दलहनी क्रॉप्स में FIR,
कौन सा होता है, दलहनी क्रॉप में FIR, और जो भी आपके बाकी की क्रॉप्स आ जाती है यानी खाद्यान्न वगैरह उनमें आ जाता है आपके FI। इट मींस, एक बात समझिए, F का मतलब फंजीसाइड, I का मतलब इंसेक्टिसाइड और R का मतलब राइजोबियम कल्चर। ठीक है, यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, कवकनाशी से उपचारित करोगे, उसके बाद में आप कीटनाशी से उपचारित करोगे और उसके बाद में आप राइजोबियम कल्चर से उपचारित करोगे। खाद्यान्न फसलों में आप यानी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से उपचारित करोगे, लेकिन साथ साथ आपको ड्राई फार्मिंग में यानी एक चीज से और उपचारित करना है, वो आता है आपका थायोयूरिया। कौन सा आता है, थायोयूरिया आता है। थायोयूरिया की 0.1% मात्रा से आप यदि सीड को ट्रीट करोगे तो वहां पर यानी अंकुरण भी अच्छा होता है और उसमें शुष्क क्षेत्रों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ जाती है। ये चीज आप ध्यान रखोगे यहाँ पर। ठीक है, चलो, यानी बीज उपचार अपन ने देखा। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट देख रहे हैं वो अपन क्या कर रहे हैं कि प्रबंधन के अकॉर्डिंग कि फसल को अपनों को क्या करना चाहिए, पंक्तियों में बोना चाहिए। पंक्तियों में बोओगे तो क्या होगा, यानी जो भी पौधे से पौधे की दूरी है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पर अपन ने कह दिया फसल को पंक्तियों में बोना, फसल को पंक्तियों में बोना, फसल को अपन पंक्तियों में बोएंगे। उसके बाद आते हैं यानी नेक्स्ट रूप में देखते हैं खाद व उर्वरक की मात्रा। खाद व उर्वरक की मात्रा, देखो जो भी आपके ड्राई फार्मिंग होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहां पर अपने क्या करते हैं, जो भी जितनी उर्वरक और खाद की मात्रा होती है वो सामान्य की अपेक्षा क्या कर देते हैं, यानी आधी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सामान्य की आधी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल की दृष्टि से यहाँ देखो, यदि अपन गेहूं की क्रॉप यानी आपके सामान्य क्षेत्र हैं, वहां आप यदि नाइट्रोजन 100 केजी ले रहे हो तो आप शुष्क क्षेत्रों के लिए क्या कर दोगे, 50 केजी कर दोगे। ठीक है, ऐसी ही अपन बात करें फास्फोरस की, यदि आप वहां पर 80 केजी ले रहे हो तो यहाँ आप 40 ही कर दोगे। और यदि बात करें पोटेशियम की, यदि वहां पर 60 ले रहे हो तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 30 ही लेंगे। तो यहाँ पर आप जो भी आपके उर्वरक की मात्रा है वो क्या करना है, यानी सामान्य क्षेत्रों की अपेक्षा आधी लेनी है, सामान्य क्षेत्रों की आधी। आगे समझ में, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी वीड कंट्रोल। भाई सिंपल सी बात है, खरपतवार अपन पढ़ चुके। यदि खरपतवार में क्या है, खरपतवार क्या है, जल के प्रति प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार फसल में बहुत सारे हैं तो वो अधिकांश जल का प्रयोग कर लेंगे, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर वीड कंट्रोल भी करना पड़ेगा, खरपतवार नियंत्रण। और खरपतवार नियंत्रण करके अपन क्या कर सकते हैं, ड्राई फार्मिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है मिश्रित फसल। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में देखते हैं मिश्रित फसल। देखो जो ड्राई फार्मिंग होती है, जहां शुष्क खेती अपन करते हैं, वहां पर क्या होता है, रिस्क होता है, यानी फसल का उत्पादन अपने को मिले या नहीं मिले। तो वहां पर अपन क्या करते हैं, यानी मिश्रित फसल उगाते हैं, यानी दो फसलों को मिलाकर बो देते हैं, जिसके कारण यदि एक फसल का प्रोडक्शन भी अपने को नहीं मिलता है तो अपने को दूसरी फसल का प्रोडक्शन मिल जाता है। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, शुष्क क्षेत्रों में मिश्रित फसल भी उगाते हैं। और मिश्रित फसल के अकॉर्डिंग मूंगफली व तिल की अपन क्या करते हैं, पंक्तियां बोते हैं, उसका अनुपात अपन रखते हैं 6:2, यानी 6 पंक्तियां अपन मूंगफली की बोएंगे और उसके बाद में 2 पंक्तियां अपन किसकी बोएंगे, तिल की बोएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद में आता है, यानी अपन इसी में और ले लेते हैं, इसी में बता देता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्रिया थिनिंग। नेक्स्ट क्रिया आती है थिनिंग। थिनिंग का मतलब क्या होता है, देखो फसल अपन ने बो दी, फसल बोने पर क्या हो गया, फसल थोड़ी सघन हो गई। क्या हो गई, फसल सघन हो गई। सघन होने के बाद अपन क्या करेंगे, वहां से कुछ पौधों की संख्या कम करेंगे। क्या करेंगे, कुछ पौधों की संख्या कम करेंगे। उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, थिनिंग कहते हैं। तो यहाँ पौधों की संख्या को कम करना, संख्या को कम करना या उखाड़ना जो होता है वो क्या होता है,
थिनिंग होता है। और इसी के अंतर्गत अपन लेते हैं, यानी जो ड्राई फार्मिंग होते हैं वहां पर जो भी आपका यूरिया होता है उसके 2% घोल का छिड़काव अपन कर सकते हैं, और 2% घोल का छिड़काव अपन करके शुष्क खेती कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा अपन ने यूरिया के 2% घोल का प्रयोग, यानी किस रूप में, पानीय छिड़काव के रूप में। पानीय छिड़काव क्या होता है, यानी पत्तियों के ऊपर अपन क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे, वो क्या होता है, पानीय छिड़काव होता है। ये चीज अपने पास में जो सिद्धांत थे वो टोटल सिद्धांत अपन ने यहां देखे। अब शुष्क कृषि से संबंधित कुछ संस्थान है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, शुष्क कृषि के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो अपना संस्थान है वो है इकार्डा। कौन सा संस्थान है, इकार्डा। अब यहाँ पर इकार्डा की फुल फॉर्म देखते हैं, यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ड्राई लैंड एरिया। क्या जाएगा पूरा नाम, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ड्राई लैंड एरिया। और ये इकार्डा कहां स्थित है, अलेप्पो सीरिया में। अलेप्पो सीरिया, सीरिया देश है, इस सीरिया में अलेप्पो जो जगह है वहां पर कौन सा संस्थान स्थित है, इकार्डा। किस, वापस एक बार बता रहा हूं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ड्राई लैंड एरिया, यानी आपके पूरा हिंदी में आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय शुष्क भूमि क्षेत्र व कृषि अनुसंधान केंद्र। ये कहां पर आ गया, अलेप्पो सीरिया में। इसी शुष्क कृषि से संबंधित दूसरा इंस्टीट्यूट अपन पढ़ते हैं, इक्रिसेट। कौन सा पढ़ते हैं, इक्रिसेट। इक्रिसेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, यानी आपके जो भी अर्ध शुष्क होते हैं वो क्या होता है, सब ट्रॉपिकल। तो यहाँ पर अब बात आती है एरिड, तो एक एरिड आ जाता है और टीका आ जाता है ट्रॉपिक्स। तो यहाँ पर पूरा देखो, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल एरिड ट्रॉपिक्स, ये कहां पर है, हैदराबाद में। पूरा देखो, पाटन चेरू हैदराबाद, पाटन चेरू हैदराबाद कहां स्थित है, हैदराबाद में पाटन चेरू जगह है। एक साथ ही चीज मैं बता देता हूं, इस पाटन चेरू हैदराबाद से आपके अरहर की प्रथम संकर किस्म निकाली हुई है, जिसका पूरा नाम, जो वैरायटी थी वो वैरायटी थी ICPH 8। हालांकि वो चीज अपन आगे पढ़ेंगे। यानी इक्रिसेट से अरहर की कौन सी किस्म विकसित की गई थी, ICPH 8 वैरायटी विकसित की गई थी। चलो नेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्रीडा, CRIDA। कौन सा इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, क्रीडा। क्रीडा भी कहां पर है, हैदराबाद में है। कहां पर है, हैदराबाद में है। पूरा नाम देखो, यानी यहां पर अपने पास सी आया, सी का क्या होता है, सेंट्रल। सी का क्या होता है, सेंट्रल। फिर इसके बाद में आर आया, आर का मतलब क्या है, रिसर्च। इसके बाद आया इंस्टीट्यूट, और उसके बाद अपने पास में आ गया ड्राई, यानी लैंड एरिया। क्या आ गया, ड्राई लैंड एरिया। तो पूरा आ जाएगा केंद्रीय शुष्क कृषि भूमि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कृषि भूमि शुष्क कृषि भूमि अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है, हैदराबाद में है। और उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट शुष्क कृषि के अनुसंधान देखते हैं, CIAH। ये शायद मैं पढ़ा चुका, और यदि नहीं पढ़ा तो एक बार यहां और देख लो, CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड हॉर्टिकल्चर, यानी शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान। कौन सा है, केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, यानी उद्यानिकी से संबंधित है। और उद्यानिकी से संबंधित ये कहां पर है, अपने राजस्थान में है, यानी बीकानेर में।
कहां पर है? बीकानेर में। तो ये 4 आपके संस्थान है किससे संबंधित है? शुष्क कृषि से संबंधित। ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।